नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात। हमारे साथ आज बात एक बार फिर से पोस्टर पर। पोस्टर एक और इसके मायने अनेक। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ एक नया कार्टून पोस्टर जारी किया। एआई पोस्टर। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल आमने सामने हैं और इसी पर निशाना साधा है बीजेपी में। पोस्टर में दोनों पर तंज कसते हुए लिखा गया, एक तरफ ठगेश वोट चोरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे नोट चोरी करते हैं। अब इस पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल का कार्टून दिखाया गया है। पोस्टर को सोशल मीडिया में पोस्ट कर भाजपा ने लिखा, एक तरफ वोट चोरी का प्रपंच, दूसरी तरफ नोट चोरी का खेल। कांग्रेस जनता की नजरों में हो चुकी है फेल, ये इस पोस्टर में है। पोस्टर पर बीजेपी नेता केदार गुप्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस का चरित्र उजागर हुआ है। कांग्रेस वोट चोरी नहीं डकैती करती थी, कांग्रेस मत पेटियां लेकर भाग जाती थी। अब बीजेपी की सरकार में ये लोग नहीं बचेंगे। बीजेपी का यह भी दावा है कि कांग्रेस का वोट चोर अभियान महज ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है, जबकि असलियत यह है कि कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार और नोट घोटालों में घिरी हुई है। वही भाजपा के पोस्टर को कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास बताया। उनका कहना है कि ईडी राशन घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला की जांच करने का साहस आखिर क्यों नहीं दिखा पा रहे। ऐसे में सवाल यह भी है कि छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा वोट चोरी है, नोट चोरी है, भ्रष्टाचार है या क्या है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, कांग्रेस का चरित्र उजागर हो चुका है। जब ईडी इनके यहाँ जांच के लिए पहुंची थी तो बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता नौटंकी कर रहे थे, उनकी गाड़ियां रोक रहे थे और अब कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर रहा है। एक एजेंसी नहीं, दूसरी एजेंसी भी पकड़ रही है। और निश्चित रूप से खाली वोट चोरी नहीं किया, इन्होंने तो छत्तीसगढ़ मतारी की तिजोरी में सबने मिलकर डाका डाला है। डाका, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये कहां वोट चोरी की बात करते हैं, इन्होंने डकैती की है। ये तो पेटियां लूट के भाग जाते थे, मतदान की पेटियां। अब ये सब नहीं होने वाला है। भाजपा सेवा करेगी, गरीब कल्याण करेगी और भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। जितने बचे हैं ना, वो तैयार रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल है, आज तक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि पिछले 2 साल में विष्णुदेव की साय की सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की। अपना काम बताने के लिए कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करना, कांग्रेस के नेताओं की छवि धूमिल करना इनका चरित्र बन चुका है। और सारा प्रदेश जानता है कि किस प्रकार से ईडी, आईटी और सीबीआई ने मिल के, उसके बाद ईओडब्ल्यू नैब है, इन सब ने मिल के कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करने के लिए इन घोटालों को की पटकथा लिखी है। और हमारा तो चैलेंज है कि आज की तारीख में भी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो राशन घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो या शराब घोटाला हो, ईडी उसकी जांच करने का साहस क्यों नहीं दिखा रही। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग चरित्र खराब करने में लगे। तो चलिए, भ्रष्टाचार को लेकर दोनों ही दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं। अब एक नया ट्रेंड चालू हुआ है पोस्टर उछालने का। तो ये पोस्टर्स आप देख रहे हैं, इसी पर जानेंगे क्या है बीजेपी का आशय और क्या है कांग्रेस का स्पष्टीकरण। वात्सल्य मूर्ति हमारे साथ बीजेपी से, आशीष यादव कांग्रेस से, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ। सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। वात्सल्य मूर्ति जी, लगातार कांग्रेस को निशाने पर रखती रही है बीजेपी का आईटी सेल इस तरह के पोस्टर्स जारी करता रहा है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस ने जो वोट चोरी के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से बीजेपी जवाब देने की कोशिश कर रही है, या बीजेपी के पास वोट चोरी के आरोपों का जवाब देने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका रह गया है? देखिए अभिषेक जी, इस जो कार्टून में कि आपने दिखाया हम सभी को, इसमें आप देखेंगे भूपेश बघेल या चैतन्य बघेल का ना कहीं पर नाम है, ना उनकी तस्वीरें हैं। ये तो उड़ता तीर इन लोगों ने अपनी ओर ले लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं। सर, ये बात सुन के मुझे वो आज वो वानखेड़े जी ने केस किया है शाहरुख खान के फिल्म पर, मुझे वो याद आ गया कि मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए, पोस्टर किस तरीके से बनाए थे इन लोगों ने, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ। अभी पुलवामा अटैक हुआ था, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। पोस्टर वो होता है जो इन लोगों ने बनाया था। इन लोगों ने बकायदा मोदी जी का नाम लिखकर, मोदी जी का कटा हुआ गर्दन वहां पर छाप कर, इन्होंने कहा मोदी जी गायब हो गए हैं। बाजू में फोटो थी उस महिला की जिसने अपने पति को गवा दिया था। जब सिंदूर अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय इन लोगों ने ऐसा पोस्टर बकायदा मोदी जी के नाम के साथ, मोदी जी की फोटो के साथ लाया था, जिसमें ट्रंप जो है मोदी जी को चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर रहे हैं ट्रंप के कदमों में। बकायदा नाम लिखा गया था। मैं उस रेफरेंस में, इस जो कार्टून जो भारतीय जनता पार्टी के आपने पोस्ट में शेयर किया है, उस रेफरेंस में मैं ये
बात कर रहा हूं कि यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया, ये तो उड़ता तीर इन्होंने, कहीं ना कहीं सच्चाई होगी मगर इन्होंने उड़ता तीर अपने उसमें ले लिया। नहीं बादशाह जी, मैं तो ना पोस्टर पे सवाल उठा रहा हूँ, ना पोस्टर को जारी करने की नियत पे, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि ये शख्स जो है कोई और है। वो तो सीधी सीधी बात है, वो समझ में तो आ रहा है। देखिए इधर उधर की बात करने से कोई मतलब नहीं। खैर, मेरा सवाल यही है कि वोट चोरी को लेकर लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरह के तथ्य सामने रखे जा रहे हैं, क्या बीजेपी के पास यही एक तरीका बचा है जवाब देने का कि अगर वो वोट चोरी की बात करेंगे तो आप SIR की बात करेंगे, अगर वो गड़बड़ी की बात करेंगे तो आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? असली जी जी, तो क्या वोट चोरी का यही एक काउंटर रह गया है? अगर वो वोट चोरी की बात करते हैं तो आप काउंटर में पोस्टर जारी कर देंगे चैतन्य बघेल के और भूपेश बघेल के, या फिर आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे, या फिर SIR की बात करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, ये मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। अब ये मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी को या देश की जनता को दे कौन रहा है? 15 साल के बाद जब कांग्रेस को एक बेहतरीन प्रदेश की जनता ने मौका दिया कि कांग्रेस जो है साबित कर पाती कि वो अपने प्रदेश के लिए कुछ कर सके, इन लोगों ने कुछ किया क्या? कुछ किया नहीं, बल्कि हम लोगों को और देश की जनता को बहुत सारे इन लोगों ने मुद्दे दिए। अब वही मुद्दे अगर सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं तो क्या गलत हम हैं? आप बताइए, इतने मुद्दे, इनकी भी सरकार थी 5 साल, क्या हमारे ऊपर कोई भी केस साबित हुआ? क्या हमारे ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे? क्या ये हम लोगों को उस तरीके से घेर पाए? क्या जनता ने वापस हमें लेके आया ना, इनसे त्रस्त होकर जनता ने 15 साल के बाद वापस हमें लेकर आया। ये सबसे बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आशीष यादव जी। 15 साल बाद इतनी जबरदस्त जीत कांग्रेस को मिली छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद बीजेपी ने उतनी ही जबरदस्त तरीके से वापसी की, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि चाहे वो कोयला घोटाला हो या फिर शराब घोटाला हो या तमाम अन्य अलग घोटाले जिनको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही। चैतन्य बघेल से लेकर भूपेश बघेल के पोस्टर जारी हुए, अनवर ढेबर, कवासी लखमा, चैतन्य बघेल, ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। आपका जवाब? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी तरह से घिरते जा रही है। आप सोचिए, जिस ईडी और जिस सीबीआई को पॉलिटिकल टूल बनाकर उसका इस्तेमाल और उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है। हमने वॉशिंग मशीन के इतने उदाहरण पुराने देखे हुए हैं, उन्हीं बातों को मैं बार बार नहीं कहना चाहता। आप ही के चैनल पर कई बार कह चुका हूं कि जो नेता जो है सरेंडर होकर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके खिलाफ सारे केसेस भी खत्म हो जाते हैं। कन्विक्शन रेट देख लीजिए ना आप ईडी का, अगर फैक्चुअल बात करते हैं तो कन्विक्शन रेट देखिए, ईडी का पॉलिटिकल केसेस में 2.5% से ज्यादा कन्विक्शन रेट नहीं है। ये साबित ही नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा केस है जो यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार पर भी इन्होंने लगाया है, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं पर जो केस आरोप लगाए हैं, उनमें से कौन सा आरोप सिद्ध हो गया है? पर आशीष जी, कोई तो बात होगी ना कि चैतन्य बघेल को बार बार अर्जी लगाने के बावजूद भी बेल नहीं मिल रही है। कुछ तो ऐसे प्रमुख तथ्य होंगे। ये आप ईडी की कार्रवाई को समझते हैं, पीएमएलए को समझते हैं। एक लौता कानून है देश में जो कहता है कि अपने आप को जब तक आप बेगुनाह नहीं कहेंगे, साबित करेंगे, हम आपको गुनहगार मानेंगे। बल्कि देश में कानून हमारा ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक बेगुनाह है जब तक उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। पीएमएलए अनिश्चित काल के लिए एक तरह से जांच के नाम पे लोगों को जेल में रखती है। हमने इतने बड़े बड़े केसेस देखे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रियों को ये जेल में डालते हैं कि 1.5 साल के लिए। और अभी जो ये कानून लेकर आ रहे थे, वो कानून तो इस बात को साबित कर रहा था ना कि ईडी का और बेहतर दुरुपयोग करने के ओर जा रहे हैं। आप ये सोचिए देश में क्या हो रहा है, जिस तरीके से जो है वोट चोरी करी गई और जिस तरीके से फर्जी वोटर निकले, उस पे हम सब ने देखा कि राहुल गांधी को संबंध अनुराग ठाकुर से कुछ भी नहीं पूछा गया। आगे निकल कर देखा हमने, जो मरे हुए लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपने आप को जिंदा लेकर आकर कहते हैं कि साहब हमको जो है इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित करके हमारा नाम काट दिया है। तब भी शर्मसार नहीं हुई ये गवर्नमेंट, और तब भी जो है जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अभी कुछ महीनों पहले लताड़ लगाई है कि आपके जितने केसेस है उसमें कोई जो है निराधार, वो सबूत निराधार है, तो इनको ध्यान दीजिए और ठीक तरीके से कार्यवाही करिए। आप सोचिए, देश की सर्वोच्च न्यायालय जो है बार बार ईडी को लताड़ लगा रहा है, आरोप ईडी पर इतने सारे लगते हुए हैं, कन्विक्शन रेट इनका है नहीं। ऐसा होता तो पिछले 15 साल में या पिछले 12-13 साल में जब से मोदी जी की सरकार है, ईडी का कन्विक्शन रेट बढ़िया हाई होता।
बहुत अच्छा होता है अगर करप्ट लोगों को पकड़ रहे होते। तो क्यों ऐसा होता है कि हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग और जो है नवीन जिंदल जैसे लोग, इतने कई लोग जो भाजपा प्रवेश करते हैं, उनके ऊपर जो है फिर आगे की कार्रवाई इतनी धीरे हो जाती है जैसे कछुआ चल रहा हो। कहने के लिए कहते हैं कि केस अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है ये आशीष केस जी, कहाँ बंद करेंगे? बहुत से मामले जिनको लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन क्या इन बातों से आप इनकार करेंगे कि इसका सबसे ज्यादा चुनावी नुकसान कांग्रेस को हुआ है? अनवर ढेबर का नाम सामने आया, वो जेल गए, एजाज ढेबर बुरी तरह से चुनाव हारे नगर निगम में, आपके तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए, जितनी प्रचंड जीत आपने हासिल की उतनी ही बुरी हार आपने झेली। देखिए एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स में जनता ही तय करती है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आप हारे भी हैं, अगर जिन आरोपों का आप षड्यंत्र बता रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है कि आप जनता को अपने साथ नहीं ले आ सके। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों के माध्यम से भ्रम फैलाने और अपनी सारी टैक्टिक्स और सारे पॉलिटिकल टूल्स और जो कि इनकी बी टीम है ईडी को इस्तेमाल करके चुनाव जीतने में हमेशा जो है अभी तक जो है कामयाब रही है। लेकिन जो सवाल मैंने वात्सल्य जी से पूछा था, मैं एग्जैक्ट वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के पास काउंटर नहीं है, इसलिए वो वोट चोरी, ईडी और तमाम मुद्दे उठाती है? आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन पिछले 2.5 साल में, पिछले 1.5-2 साल में अभी जो सरकार रही है विष्णुदेव साय जी की, उस सरकार से ही जनता को ये क्लियर होने लग गया है कि किस तरीके का छलावा इन्होंने किया है। और हर एक व्यक्ति सड़कों पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई इससे अच्छी तो बहुत सरकार थी, कांग्रेस सरकार की, हमने गलती कर दी काका को हटा के। अब सच्चाई है कि अगर हम फेल हुए, आप देखिए ना क्या होता है, एक कोई फर्जी वीडियो आता है जो ईडी जिसके बेसिस पे कार्रवाई करती है, वो वीडियो रिलीज कहां से होता है? जिस पर 500 करोड़ का आरोप लगाया गया महादेव सट्टा ऐप पे, वो 500 करोड़ का आरोप लगाने वाला व्यक्ति शुभम सोनी कहां गया, कहां गायब हो गया? हमारे गृह मंत्री जी थोड़े महीनों पहले बोल रहे थे कि अरे सौरभ चंद्राकर दुबई में पकड़ा गया है, आने वाले 10 दिन में जो यहाँ आ जाएगा। आपको पता है कि इतने बड़े जो महाराज हैं वो वहां जाकर कीर्तन उनके घर पे भागवत करते हैं, सौरभ चंद्राकर के घर पे दुबई जाके। ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस सब कोई सो रहे होते हैं क्या? जिस महादेव आपका घोटाले का आरोप लगा के इन्होंने छवि धूमिल की, वो आज इनकी सरकार में 3 इंजन की सरकार में क्यों चल पा रहा है? क्यों बंद हो गया क्या? क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए ये लोग? सच्चाई ये है कि चुनाव के जस्ट पहले भारतीय जनता पार्टी को जब समझ में आया कि हाथ जमीन निकल चुकी है, तो फिर झूठे जो आरोपों का पुलिंदा इन्होंने रचना शुरू कर दिया। और आप एक एक करके देखिए, इतना समय क्यों लग गया कि चैतन्य बघेल जी को अभी इनको गिरफ्तार करना पड़ रहा है? इससे पहले क्या सो रही थी ईडी? इससे पहले उनको नहीं लग रहा था? आपने नहीं, पर अगर षड्यंत्र रचना ही था तो वो भूपेश बघेल जी के खिलाफ लगते, वो रचते, वो तो और फायदा देता बीजेपी को। उन्होंने एफआईआर में चैतन्य बघेल का क्यों नाम रखा? भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को ये इस तरह से धूमिल करेंगे तो पॉलिटिकल रिएक्शन भी बहुत ज्यादा आएगा। वो जो चैतन्य बघेल जी नॉन पॉलिटिकल है, परिवार के, अब परिवार के होने के बावजूद, बेगुना होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है तो बीजेपी उस पर आरोप लगाती है कि ये देखिए, ये तो किसी एक पार्टी के लिए जो है सारे कांग्रेसी धरना करने निकल गए। चलिए ठीक है, बात सही है कि अगर आरोप चैतन्य बघेल पर भी लगते हैं तो निशाना तो भूपेश बघेल पर ही है। पर खैर, रमेश पांडे जी, देखिए चुनाव के समय तमाम तरह की बातें तो होती है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं अलग अलग घोटालों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। खैर, इस वक्त तो सभी की नजर बिहार पर है जब बात हो रही है वोट चोरी की, लेकिन क्या लगता है कि एक तरफ कांग्रेस है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उतनी प्रखर नहीं हो पा रही, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। वही अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पास भी वोट चोरी को लेकर कुछ खास स्ट्रांग काउंटर नहीं है, इसे बार बार भ्रष्टाचार या फिर एसआईआर की बात करती रहती है। देखिए अभिषेक जी, आप जिस मुद्दे पे आज डिबेट कर रहे हैं उसके 2 ही विषय हैं। एक विषय है पोस्टरवार और दूसरा विषय है वोट चोरी। मैं दोनों हमारे साथी बहुत प्रबुद्ध हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, आशीष यादव जी भी, वात्सल्य जी भी। हालांकि पार्टी में जो लोग ऐसा अभियान चला रहे हैं उसमें इनका मेरे ख्याल से कोई विशेष दखल नहीं है, दोनों भाइयों का। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, दोनों भाइयों से निवेदन भी करूंगा कि राजनीति में एक स्तर बना के रखा जाए, संवाद करने में, तथ्य रखने में और उसका विरोध करने में भी ऐसा लगे कि वो एक बहुत समृद्धशाली परंपरा में लोकतंत्र को ले जाना चाह रहे हैं। अब पोस्टर वार करके क्या मिल रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, उससे क्या
संदेश देना चाहते हैं, चाहे जिस दल के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। बात हमेशा तथ्यों पर होनी चाहिए, मूल्यों पर होनी चाहिए, और जो जनहित के मुद्दे हैं उस पे लड़ाई लड़नी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात करके शुरू करूंगा। आज के अखबारों में, मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा, कल बिहार में जो कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ था, उसमें एक जगह एक लाइन लिखी दिखी कि एसआईआर लोकतंत्र के लिए घातक है। आप बताइए, एसआईआर लोकतंत्र के लिए घातक कैसे हो सकता है? एसआईआर ही तो लोकतंत्र की बुनियाद है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार में, केंद्र में जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उसमें सबसे ज्यादा एसआईआर कांग्रेस पार्टी के शासन काल में ही हुए हैं। और कांग्रेस ये तो तय प्रक्रिया रही है, ये तो तय प्रक्रिया है। अब वोटर्स कितने हैं, कितने एडिशन डिलीशन है, कोई नई बात नहीं कर रही है। बस ये है कि चुनाव से बहुत जल्दी में हो रहा है, इस पर सवाल उठा रखे। कांग्रेस के लोग जो ये बात कह रहे हैं कि एसआईआर लोकतंत्र के लिए घातक है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये विषय कहां से आ रहा है। अगर एसआईआर लोकतंत्र के लिए घातक होगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा क्या होगा? लेकिन रमेश जी, कुछ लोग इस पे विषयांतर कर रहे हैं, मैं इस बात से आपके सहमत हूं। एसआईआर तो होना ही चाहिए, वोटर लिस्ट रेगुलर अपडेट होना अच्छी बात है और जरूरी भी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अभी 2 दिन पहले पता चला, माफ कीजिए 1 दिन पहले पता चला कि अब इलेक्शन कमीशन ने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कर दिया है वोटर लिस्ट में नाम एडिशन और डिलीशन के लिए। कल तक जिस पे सवाल उठ रहा था, इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि ऑनलाइन डिलीशन और एडिशन हो नहीं सकता। अब आप खुद 2 स्टेप्स एडिशन लिया कि जिसका आधार कार्ड नंबर एनरोल्ड होगा, आधार कार्ड के साथ वही वोटर लिस्ट में जो है आवेदन कर सकता है ऑनलाइन। तो आप खुद ही धीरे धीरे जिन चीजों को लेकर सवाल उठाया है राहुल गांधी ने, उन्हीं चीजों को आप सुधार रहे हो, लेकिन आप ये मान नहीं रहे हो कि तुर्किया है आपकी व्यवस्था में। नहीं, अब अभिषेक जी देखिए, मैं एक पिछली बार भी ये जब डिबेट हुआ था, आपने विषय उठाया, तो मैं फिर आज कह रहा हूं कि ये एक सतत संशोधन और सतत अपग्रेडेशन की ये प्रक्रिया है। हो सकता है कल के दिनों में और भी कोई अच्छी व्यवस्था आ जाए, वो लागू हो जाए। और मैं तो यही कहता हूं ना कि देश के इतने जो 200-250 पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या इसके लिए आखिर केवल बीजेपी ही जिम्मेदार है? कांग्रेस भी जिम्मेदार है, जो अन्य दल है वो भी जिम्मेदार है। उनको अच्छे सुझाव देने चाहिए, चुनाव आयोग के साथ बैठक करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप इस तरीके से पारदर्शी चुनाव कर सकते हैं। इसमें किसी पे आरोप लगाने का, किसी पे बखेड़ा खड़ा करने का कोई आवश्यकता। पर रमेश जी, होगा कैसे? इलेक्शन कमीशन तो डिनाइल पे चल रहा है, उन्होंने बोल दिया कि कुछ गलत है ही नहीं, फिर वो खुद सुधार भी कर रहे हैं। पर खैर, मैं इस बात पे आना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात अरुण साहब जी ने कही थी 1 दिन पहले। उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक कांग्रेस नहीं, और जब आई भी तो वापसी कर नहीं पाई इतनी प्रचंड जीत के बाद, तो बिहार में क्या करेगी? बड़ा सवाल है। 3 दशकों तक बिहार में कांग्रेस नहीं है, अब वापसी करने के लिए वोट चोरी का ये जो मसला उठाया गया है, पूरे देश में से फैलाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या बिहार में इससे सफलता मिलती नजर आएगी? क्योंकि यहां तो बीजेपी के साथ कंपटीशन था, वहां तो आरजेडी है, वहां तो जेडीयू है, एलजेपी है, वहां 2 पार्टियां नहीं है। देखिए अभिषेक जी, मैं ये कहूंगा, आशीष भाई थोड़ा नाराज नहीं होंगे, मैं कांग्रेस के कई मुद्दों पर बात करूंगा। हालांकि आशीष जी इस बात से सहमत रहते हैं कि हमेशा जो मुद्दे होने चाहिए वो पब्लिक टच के होने चाहिए। आप बताइए, कांग्रेस के मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। जैसे सबसे पहले राफेल का मुद्दा उठाया। राफेल का आम आदमी के जनजीवन से क्या लेना देना है? राफेल खरीद हो या ना हो, हमारे गांव का जो गरीब मतदाता है उससे राफेल से क्या लेना देना। फिर पेगासस का मुद्दा उठाया। पेगासस का मुद्दे से आम आदमी के जनजीवन से क्या परिवर्तन होना है? तो जो वोट का परंपरागत प्रक्रिया में परिवर्तन लाना है, वो जनहित के मुद्दे से जुड़े होने। जैसे वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया गया है, उससे हमारे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आना है? इसका कहीं माप मोबिलाइजेशन नहीं है। तो वोट चोरी का मुद्दा के बजाय नीतीश सरकार की खामियों का अगर मुद्दा उठाते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आता, मैं जहां तक अपने को समझता हूं। लेकिन वो लोग नीतीश सरकार के कार्यकाल की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, बात केवल वोट। सर वैसे अंदर की बात तो नहीं है, पर यह बात भी जाहिर है कि नीतीश जी की बात तो खैर बीजेपी भी दबे मुही कर रही है। पर आशीष जी 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। बिहार को लेकर ही सबसे ज्यादा बात हो रही है और केंद्र बिंदु में वही है, और कहीं ना कहीं वही बात है। सचिन पायलट चाहे ये बात बिहार में कर रहे हो, राजस्थान में कर रहे हो या छत्तीसगढ़ में कर रहे हो, लेकिन निशाने पर तो इस वक्त बिहार ही है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि हम वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि लगातार जो है आरजेडी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने
सारे छोटे बड़े मुद्दों को उठाया, चाहे रोजगार का हो, शिक्षकों का हो, या फिर वहां भ्रष्टाचार का हो। इसके बाद जो है जब हम आगे बढ़े तो बिहार में ये देखिएगा कि बिहार के जो लोग हैं वो खुद बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से जो है अवेयर रहते हैं, और वो बहुत ज्यादा इन चीजों को ध्यान देते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में जो है चुनाव हो रहे हैं और किन मुद्दों के साथ कौन आगे बढ़ रहा है। लगातार तेजस्वी जी ने, जब वो सरकार में थे नीतीश जी के साथ, तो उन्होंने रोजगार देने का काम किया और वो सब वादों को पूरा करने का काम किया जो असंभव लगते थे भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद जो है जब वो जमीन पर उतरे और ये वोट चोरी का खुलासा हुआ, तो आप देखिए बिहार के लोग ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक 72 घंटे खड़े रहकर इंतजार करते रहे। 2 दिन बाद पेशी का कि वहां जाएंगे और ये बताएंगे। वो महिला जो है उनकी उम्र 68 साल के करीब थी, जो वहां जाकर कह रही थी कि मैं जिंदा हूं। तो ये बिहार की जनता है, ये बिहार का वोटर है जो, और वहां पे 60 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और बिना किसी लिस्ट जारी किए। वो तो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद लिस्ट लाई गई। ये सब बिहार की जनता देख रही है, क्योंकि चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में जो है इलेक्शन कमीशन का रोल और वोटर लिस्ट पे ये जो छटाई कटाई की गई है, जो कहीं पे भी जायज नहीं है, ये मुद्दा बिहार में इफेक्ट करेगा और जनता जनता को करेगा, बच्चे बच्चे को करेगा। खैर, ये कोर्ट बात पे क्या जो है फैसला आता है ये भी देखना खैर महत्वपूर्ण होगा। पर फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार बात हो रही है कहीं पे वोट चोरी की तो कहीं पर नोट चोरी की, लेकिन देखिए मसला है चुनाव का। देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक माने जाने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले लगातार राजनीतिक छींटाकशी जारी है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।